बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा से आरजेडी के विधायक ऋषि कुमार से स्थानीय मुद्दों सहित आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी सोहन सिंह रावत ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। टीएनपी न्यूज की टीम बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का हाल एक एक करके आप तक पहुंचा रही है। साथ ही वहां के विधायकों ने 5 साल में कितना काम किया है, इसका जायजा भी धरातल पर जाकर लिया जा रहा है और लगातार विधायकों से भी संवाद किया जा रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ में यहां पर मौजूद हैं औरंगाबाद की ओबरा विधानसभा सीट से विधायक ऋषि कुमार जी। ऋषि कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद टीएनपी न्यूज को और आपको भी। ऋषि जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आपको 5 साल आप विधायक रहे हैं और अब आगे भी आप जो है चुनावी मैदान में हमें नजर आएंगे। क्या आरजेडी से ही चुनावी मैदान में नजर आएंगे? क्योंकि 2020 में इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि टिकट को लेकर असमंजस था, फिर आप एलजेपीआर के पास भी चले थे, कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई थी। ये देखिए, ये सारा र्यूमर है। मैं एक इंटरप्राइजिंग पर्सन हूँ और कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ और मेरे बिजनेस इंटरेस्ट हैं काफ़ी जगह। जैसे अभी आपका जैसे न्यूज़ चैनल है, वैसे ही हमारी कंपनी भी थी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी। उसके तहत हम लोगों से मिलते थे, सारे लीडर से जाके मिलते थे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं और ये सब र्यूमर है। और राष्ट्रीय जनता दल जो दल है, उस दल के संस्थापक सदस्यों में मेरी माँ रही है। मेरे पिताजी उसके नेशनल ट्रेजर रहे हैं, वो सबसे पहले जब पार्टी बनी थी तब। तो ये सिर्फ पार्टी नहीं है, मेरी माँ है और इसकी आइडेंटिटी मेरे माँ से और मेरे पिताजी से जुड़ी हुई है। तो दल तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी कि आप क्लियर हैं इस बात को लेकर। चलिए ठीक है, अगर मैं ओबरा विधानसभा सीट की बात करूं, 5 साल आपको जनता ने दिए। इन 5 सालों में आपने कौन से विकास के काम वहां पर किए हैं जिनकी तर्ज पर आपको ये लग रहा है कि जनता दोबारा आपको मौका देगी वहां पर? देखिए, जो विकास का पैमाना है वो 4 चीज़ों में बांटा गया है मेरी समझ से। सबसे पहले शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, फिर मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गई, सिंचाई का पानी हो गया, और चौथा जो है वो युवाओं का भविष्य। ये 4 चीज़ों में अगर डिवाइड करते हैं आप, तो स्वास्थ्य के अंदर जितने भी पुराने स्वास्थ्य केंद्र थे जो जर्जर थे, उन सबको हमने रिवैम्प करवाया। वहाँ पे 14 अतिरिक्त एवं उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए अपने क्षेत्र में। 7 और जो है वो लाइनअप में है, यानी कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है। BMSICL उसके ऊपर जल्दी ही काम करना शुरू कर देगा। एक तो पहला ये है स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा में जब मैं विधानसभा का प्रतिनिधि बना, मतलब 70% ऐसे विद्यालय थे जहाँ पे न बेंच था, न टेबल था, न ही कॉपी किताब या लाइब्रेरी में किताब रखने के लिए अलमीरा था या किताबें थी। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरी जो वहाँ पे जो क्रिएटेड है, वहाँ पे हमने बुक शेल्फ्स भिजवाए, फिर किताबें भिजवाई सारे स्कूलों को, जहाँ जहाँ भी हमारे सरकारी हाई स्कूल्स हैं, वो आप जाके ग्राउंड जीरो पे पता भी कर सकते। फिर बेंच भिजवाया, डेस्क भिजवाया, यानी इतना सब कुछ जो है हम लोगों ने स्कूल के लिए किया। फिर अगर हम आ जाते हैं, बात जो है आपको मूलभूत सुविधाएं, सड़क और बिजली, तो एक कॉल के ऊपर 24 घंटे के अंदर फॉल्टी ट्रांसफार्मर चेंज होता है। ये मेरा रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरा जो है सिर्फ कार्यपालक अभियंता से नहीं, पूरे सिस्टम को मैंने जो है उसके ऊपर काम करके रखा हुआ है। और अगर कहीं चूक होती है तो सीधा एमडी के पास मेरा फोन जाता है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के एमडी को सीधा फोन करता हूँ और फिर काम फटाफट होता है। तो मेरे लिए कोई ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स नहीं है और मैं अपने आप को इतना सक्षम मानता हूँ, पद रहे चाहे ना रहे, कि मैं कहीं भी जा करके पूरे कॉन्फिडेंस से क्षेत्र की जनता के लिए या और भी कोई अगर कोई सवाल हो, उसका जवाब मैं निकलवा लेता हूँ, उसका काम भी करवाता हूँ। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है और अगर ऐसा सचमुच में है तो फिर जनता आप पर भरोसा भी करती हुई नजर आएगी। अच्छा, एक और मेरा अहम सवाल था आपसे, दाऊद नगर की जब बात आती है, दाऊद नगर को जिला बनाने के लिए आपकी ओर से क्या कुछ कोशिशें वहाँ पर की गई? देखिए, विधानसभा में भी हमने जो है गैर सरकारी संकल्प पिछले बार जो था, उसे मैंने उठाया था कि दाऊद नगर को जिला बनाने के लिए
जो है सरकार जो है कदम बढ़ाए। तो जो प्रभारी मंत्री थे उनका ये जवाब था कि ऐसा कोई प्रपोजल जिला अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं है। तो फिर जिलाधिकारी से जो है जो हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने प्रोसेस बताया कि सबसे पहले नगर परिषद इसको अपने बोर्ड से पारित करे, उसके बाद अनुमंडल से ये प्रपोजल जो है उठ करके आए डीएम के पास, फिर डीएम इसकी अनुशंसा कर सकते हैं। तो अभी जो है हमने पत्र लिखा है और वो आप मेरे सोशल मीडिया साइट पे भी देख सकते हैं, ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ मैंने पत्र लिखा हमने नगर परिषद के चेयरमैन को और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कि आप अपने जो अगले बोर्ड की बैठक है उसमें आप इस प्रस्ताव को पारित करें। वही अभी प्रक्रिया में है। ठीक है। अच्छा, जब ओबरा की बात आती है तो वहां पर बदहाल सड़कें, जल जमाव का स्थिति, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो कहीं ना कहीं परेशान करती है, क्योंकि उनकी वजह से जो जनता है उन्हें काफी सफर आप एक सड़क का नाम बताइए जो बदहाल है, बताइए एक सड़क बताए। मेरे यहाँ कोई काम पेंडिंग नहीं रहता है, जो मेरी नॉलेज में आ गया उसको एग्जीक्यूट करना है, और अगर एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है तो फिर इंजीनियरिंग चीफ के पास जो है कंप्लेंट आती है। ठीक, हम लोग बहुत संजीदा है इस मामले में, छोड़ते नहीं किसी को। अगर सरकारी अफसर काम नहीं करेगा तो दंडित करने का काम करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं बाकायदा, और अगर उससे भी ज्यादा कुछ एस्केलेट करना तो मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं। अच्छा, कई बार जब हम फील्ड में जाते हैं तो जो विपक्ष के विधायक होते हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि सरकार की ओर से जो उनकी अपेक्षाएं हैं उस अनुरूप समर्थन नहीं मिल पा रहा है। जब ओबरा की बात करते हैं, क्या सरकार की ओर से समर्थन मिलता है? जब आप विधानसभा में कोई मैं आपको बताता हूँ, इस सरकार में ना मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं ना ही उनका कैबिनेट काम कर रहा है, काम सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, और मुझे ब्यूरोक्रेट से काम कराना आता है। यानी कि अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफसरशाही हावी है और आपको पता है कि उनसे काम कैसे करवाना है। मंत्री और मुख्यमंत्री कोई नहीं है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओबरा में अब स्वास्थ्य को लेकर के आपने बात की, शिक्षा को लेकर के आपने बात की, सड़कों को लेकर के भी आपने बात की। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर जनता तक सुविधाएं पहुंचानी है। अभी आपने मीटिंग भी की थी 12 जुलाई के आसपास में। क्रियान्वयन की क्या स्थिति है? क्योंकि हम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो हमें बहुत सारी शिकायतें ऐसी मिलती हैं कि 5 किलो राशन मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं 3 मिल रहा है, कहीं 4 मिल रहा है। जल जीवन मिशन योजना को लेकर के लोग सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। इस दिशा में आपकी ओर से क्या कुछ कदम? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो विधानसभा ओबरा विधानसभा है वो नेचुरली जो है 3 नदियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल, सोन, पुनपुन और अदरी। और इसमें से सोन जो है मूलभूत से सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल, और उससे जो है मैक्सिमम जो है सिंचाई का काम होता है। फिलहाल सरकार ने जो योजना बनाई थी कि हर खेत को पानी 7 निश्चय 2 में, उसके तहत इन लोगों ने वो बिछवाना चालू किया, कंज्यूमर ढूंढने शुरू किए। हम लोग ये करते थे कि हम लोगों ने अपने जो बीएलओ बना के रखे हुए, हमने बीएलएज, बूथ लेवल एजेंट्स, वो क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने एरिया के ग्रामीणों के साथ, जो कि देखिए 99% जो है वहाँ खेती ही है। तो उनसे कोऑर्डिनेट करके कंज्यूमर्स बनवाते हैं। जहाँ पे 10 कंज्यूमर हो गए वहाँ पे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन लगता है। तो हर खेत को पानी के तहत जो है ये काम जो हम लोग करवा रहे हैं। प्लस दूसरा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें पिछले बार जो है जो भी आवास सहायक थे उन लोगों की मीटिंग मैंने बुलाई, और मैंने कहा कि भाई हमें बहुत शिकायत मिलती है कि आप लोग आवास के बदले में जो है नाम जोड़ने के बदले में आप लोग पैसे मांगते हैं। तो फिर बीडीओ को कह करके हमने टीम गठित करवाया, जांच टीम, उसमें से जो भी आवास सहायक दोषी पाया गया उनको तुरंत जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो इस मामले में देखिए, सरकार इज अ सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल, और वो जो सर्विस जो वो देती है उसके बदले जनता से टैक्स लेती है। तो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो सही जगह पे जाए और लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, ये सरकार के तंत्र का काम है, इसको मॉनिटर करना। हमारा ये काम है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे फेलियर हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके या तो रेक्टिफाई करें वहीं, और अगर रेक्टिफिकेशन नहीं होता है तो फिर उसको जो है हम एपेक्स बॉडी में अपने लेकर के जाएं, जो कि हमारा हाउस है। और वहां पे जब सुनवाई होती तो फिर सारे अफसर थर थर कांपते। अच्छा, ठीक है, उद्योग की बात भी कर लेते हैं। आप कारपेट बहुत फेमस है ओबरा का, आपको पता होगा, तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई कदम उठाए गए? महफिल कालीन है,
और महफिल कालीन, ये सवाल आप हमसे नहीं पूछिए, ये सवाल आप जो वहाँ पे जो महफिल कालीन में जो मैनेजर बैठे हुए या जो वहाँ पे जो कार्य करते हैं, जो अपने जो बुनकर हैं, आप ये सवाल उनसे जाके पूछिए कि विधायक जी ने क्या किया। उन लोगों को सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाया हमने ऑफिशियली बुनकर। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने केंद्र सरकार के मंत्री का जो है, केंद्र सरकार के लोगों से हमने संपर्क करके उनसे भी सहयोग लिया, क्योंकि इस उद्योग को जिंदा रखना है। वहां पे ट्रेडिशनली जो पावर जो लूम है वो हैंडलूम है, बिल्कुल। और उस हैंडलूम के जो कारपेट्स हैं वो क्वींस पैलेस लंदन में भी लगे हुए, वहां तक गए हैं। जो पुरानी लोकसभा और राज्यसभा थी, अब तो नया बिल्डिंग बना दिया गया है, उसमें भी जो रेड और जो ग्रीन कारपेट है उसका 80% काम जो है हमारे यहाँ से बन कर गया है। तो उनको एक मार्केटिंग बोर्ड की जरूरत थी। बेसिकली ये डिस्ट्रॉय कब होना शुरू हुआ, जब इसको जो है उद्योग से हटा करके कोऑपरेटिव में डाल दिया गया। अब कोऑपरेटिव और दोनों मंत्रालय के बीच में ये डोलड्रम की तरह घूमता रहा। अब बीच बीच में इनको जो है पैकेज दिया जाता है, लेकिन इतना इनफ नहीं है। मैंने मांग किया था सरकार से, आप मेरे हाउस में मेरा डिबेट सुनिएगा। जब स्टार्टिंग में ही चुन करके जब हम आए थे तो उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन थे, और मैंने सामने डिबेट किया था और उनके सामने ये चीज कहा था कि हमारे यहाँ के बुनकर भी भूखे मर रहे हैं, आप जो है एक क्लस्टर जो है हमारा टेक्सटाइल क्लस्टर वहां दीजिए। तो उन्होंने आई गई बात कर दी। फिर हमारे मंत्री आए 17 महीने के लिए, हमारे समीर कुमार महासेठ जी आए, उनके साथ बैठे, प्रॉपर प्लान चॉकआउट हुआ कि एक क्लस्टर जो है वहां पे किया जाएगा। पर जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन होता तब तक गाड़ी का जो वो है वो घूम गया डायरेक्शन, जो गाड़ी दूसरी तरफ चली गई। फिर अभी जो हमारे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी, वो भी ही इज ऑल्सो वेरी डायनामिक पर्सन, और मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। उन्होंने भी मुझे काफी मदद करने की कोशिश करी है, और उन्होंने कुछ चीजें ठोस की हैं जो आने वाले समय में दिखेगा आपको। तो मिला जुला करके इस उद्योग को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे, इसके साथ हम लोग एकदम एज पिलर ऑफ स्ट्रेंथ खड़े। और पता है आपसे बातचीत करने में सबसे अच्छा मुझे क्या लग रहा है कि जहां पर काम हो रहा है तो आप उस मंत्रालय की, चाहे वो विपक्ष दूसरी पार्टी के क्यों ना, उसकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, शराबबंदी को लेकर के भी मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। शराबबंदी को लेकर के जब हमारी टीम धरातल पर जाती है, लोगों के बीच में बातचीत करती है, तो फिर ये निकल कर सामने आता है कि शराबबंदी तो सिर्फ नाम के लिए है, होम डिलीवरी तक शराब की हो रही है, और अब जो शराब माफिया हैं वो जो है पूरे समाज को बर्बाद करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। शराबबंदी को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या इम्प्लीमेंट जो लागू जिस तरीके से किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया है? क्योंकि तेजस्वी यादव का भी मैंने बयान सुना था कि ताड़ी को शराब से अलग करेंगे, तो क्या कहाँ कमी रह गई है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शराबबंदी का जो कानून बना था वो बहुत ही, हमारा जो स्टेट है वो लैंड लॉक स्टेट, मतलब चारों तरफ से जो राज्य हैं हमारे, एक तरफ तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल से, एक तरफ उत्तर प्रदेश से हम शेयर करते हैं, फिर झारखंड से करते हैं, बंगाल से करते हैं, तो और कुछ पार्ट जो है मध्य प्रदेश से भी करते हैं, एक बहुत छोटा सा पार्ट है मध्य प्रदेश से भी करते हैं। तो आपके बॉर्डर्स जो है पोरस है, पहली बात। यानी आप कितनी पुलिस लगा देंगे बॉर्डर्स के ऊपर, आप सड़क पे लगा देंगे, जल मार्ग पे लगा देंगे, और जंगल का रास्ता तो खुला हुआ है, बाकी रास्ते खुले हुए हैं। और जो बड़े बड़े जो संगठित माफिया होते हैं शराब के, उनको पता होता है कि किस रास्ते से कब लेकर के क्या लेके जाना है, और ये सरकार के लोगों को भी पता है कि किस रास्ते से क्या आता है। ये बंदर बाट हो रहा है बेसिकली, शराबबंदी के नाम पे बंदर बाट है। यानी आपने इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा पकड़ते किन लोगों को, गरीब लोगों को पकड़ लेते हैं, सड़क पे जो चलता हुआ जा रहा है उसको पकड़ लेंगे। कितनी बार संशोधन ये लोगों ने किया, फिर भी इट इज एन अटर फेलियर। मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो एक है ही नासूर जो बाहर से जो शराब आ रही है, प्लस जो इलीगल शराब हमारे यहां बन रही है। कितने लोग शराब पी करके मर जा रहे हैं, जहरीली शराब। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो पिएगा वो मरेगा, बाद में उन्होंने शायद कुछ कंपनसेशन भी दिया परिवारों को, पर ये सॉल्यूशन नहीं है। जहां पे इलिसिट इलिकर बन रहा है, बिल्कुल, और आप जो है उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बाहर से आने वाले को क्या कंट्रोल करेंगे? आपकी 80% पुलिसिंग जो है इट इज इन एंड अराउंड लिकर। आप सिर्फ शराब पकड़ने के लिए आपने पूरी पुलिस को लगा रखा है, उससे फिर क्या आफ्टर इफेक्ट हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपकी इंटायर पुलिस जो है उसमें उसका 80% तो शराब को पकड़ने में लगा हुआ है, फिर भी नाकामयाब है।
इसलिए मेरा बहुत सिंपल टेक है इसके ऊपर। इसको फिर से आपको ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी को जज करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप इसमें कामयाब हो सकते हैं तो फिर आप वही बिरबल की खिचड़ी बनाने की कोशिश करना, यानी कि पुनर्विचार करने की जरूरत है और Absolutely. दोबारा से जो है इस पर सोचने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है। अच्छा, आखिरी सवाल अब मैं आपसे लूंगा, अगर आपको जनता दोबारा मौका देती है तो इस बार आपका फोकस किन चीजों पर रहेगा? लगातार आप काम कर रहे हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, आगे अब आपको और क्या करना है, मतलब प्राथमिकताएं आपकी क्या रहने वाली? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी मेरे लिए है, अगर जनता मुझे चुनती है दोबारा तो वहाँ एक मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, NH 139 के अराउंड है ये हमारा विधानसभा, और आए दिन इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं उसके ऊपर। उसका चौड़ीकरण भी हुआ था, उसके चौड़ीकरण नहीं, कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ। पहले माननीय परिवहन मंत्री जी भारत सरकार आए, गया में उन्होंने भाषण दिया कि इसको हम 4 लेन करने जा रहे हैं। सब लोग खुश हो गए कि अरे वाह, 4 लेन हो जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, वहां पे बालू लदे ट्रक से जो रोड के पेवमेंट्स हैं उसके ऊपर पूरा बालू जम जाता है। अब एक मोटरसाइकिल भी अगर जा रहा हो और पीछे से ट्रक उसको ओवरटेक करता है तो मोटरसाइकिल जैसे ही पेवमेंट में उतरता है वो उसमें बालू के अंदर फंस के वो गिर जाता है और एक्सीडेंट में मौत होती है। तो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं उस NH के ऊपर, तो सारे मरीज जो है अब कहाँ जाएंगे? औरंगाबाद सदर जो है अस्पताल, वहां जाकर सिर्फ रेफर का काम होता है, क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो एक मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि अगर कोई भी किसी भी तरह की हैपनिंग हो, एक्सीडेंट हो या कोई बीमार पड़े तो उनको दौड़ के पटना रेफर होके ना आना पड़े, ना बनारस जाना पड़े और ना ही गया जाना पड़े, वहीं पे उसका इलाज। तो मेडिकल कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है कि क्योंकि हमारा जो है कृषि बेस्ड हमारे यहाँ उद्योग है, तो एक पिछले सरकार में कोशिश की थी हमने कृषि महाविद्यालय के लिए, तो वो भी डीएम साहब ने पत्र लिखा मेरे कहने से माननीय कृषि मंत्री जी को, और उसको उसका फॉर्मेट था कि उसको 70 एकड़ जमीन चाहिए, जो कि हमारे यहाँ मिल नहीं रहा था। तो हमने कहा कि पार्ट वाइज आप कर लीजिए इसको, यानी जो 2 हिस्से में या 3 हिस्से में बांट लेंगे अगर आप इसको, तब भी ये चीज इंप्लीमेंट हो सकती है। तो ये पॉलिसी मैटर कह करके उन लोगों ने फाइल को रोक दिया। तो इसकी पॉलिसी चेंज कराएंगे सबसे पहले तो, कि भाई जहां पे कृषि प्रधान जो क्षेत्र है वहां पे कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, ताकि कोई भी तरह की जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फार्मिंग की, या कोई अच्छी क्वालिटी की सीड्स के ऊपर रिसर्च हो रहा है, या किसी क्रॉप साइकिल को बढ़ाने के लिए कोई रिसर्च हो रहा है, तो वो डायरेक्टली हमारे फार्मर्स जो उससे बेनिफिट हो और वहां पे उनको वो सीखने का मौका मिले और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले। तो कृषि महाविद्यालय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। अच्छा, चलिए एक और सवाल आपसे ले लेता हूँ, लास्ट सवाल होगा मेरा ये, महागठबंधन क्या इस बार चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, और अगर जीत रहा है तो क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, इस बार जनता का पूर्ण विश्वास तेजस्वी जी पे और महागठबंधन पे है, उनके नेतृत्व पे है, और जिस तरह से उन्होंने हर एक मुद्दे को जनता के बीच जाके और सदन के अंदर उठाया है, उन्होंने जनता का पूर्ण विश्वास हासिल किया। अब ना जात पे, ना पात पे, ना धर्म पे बात होगी, अब सिर्फ और सिर्फ काम पे बात होगी, और तेजस्वी सबके नेता है, और तेजस्वी आएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, मिनिमम 160 सीटें महागठबंधन जीत के आ रही है इस बार। आप लिख लें स्टैम्प पेपर पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी, आपने हमें वक्त दिया और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया।